नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लालू यादव आज सालों बाद अपनी पहली जीप खुद ड्राइव करते नजर आए। लालू यादव अपने आवास पर पुरानी जीप चलाते हुए दिखाई दिए। लालू यादव के इस अलग अंदाज को देखकर सब चौंक गए। इस दौरान कई विधायक भी मौजूद रहे। लालू यादव ने अपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। तो लालू यादव बहुत दिनों बाद अपनी पहली जीप खुद ड्राइव करते हुए नजर आए हैं और लालू यादव अपने आवास पर ये अपनी ओल्ड जीप जिसे कहा जाता है चलाते हुए दिखे। लालू यादव के इस अलग अंदाज को देखकर वहां मौजूद बहुत सारे लोग चौंक गए और ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, जिसमें लालू यादव अपनी इस पुरानी जीप को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, हेल्थ को लेकर एक मैसेज देना चाहते हैं लगता है लालू यादव, और अपने अलग अंदाज को एक बार फिर से बताते दिख रहे हैं इस वीडियो में। बिल्कुल, और यही वजह है कि लालू यादव जब सुबह में उनकी अपनी पुरानी जीप दिखाई दी तो वो खुद चलाते हुए बाहर निकले और उसके बाद कुछ लोगों से करते हुए बात करते हुए फिर वो वापस घर की ओर लौटे। तो यह साफ तौर पर लालू यादव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव बीमार तो हैं, लेकिन उतने भी बीमार नहीं है कि वो गाड़ी तक नहीं चला सकते हैं। तो एक अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों में मैसेज देने की जरूर लालू यादव कोशिश कर रहे हैं कि जो एक हमेशा से चर्चा बना हुआ था कि लालू यादव अब बीमार हैं और अब लोगों से उनको बात करने में भी परेशानी हो रही है, तो वो बातें नहीं है। लालू यादव अभी फिट हैं और बिल्कुल वो गाड़ी तक चला सकते हैं। तो ये अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों में यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। अहम बात ये भी है कि उन्होंने ये जो जीप है, उनकी पहली जीप और पुरानी जीप जिसे कहा जा रहा है, ये कितनी देर तक उन्होंने चलाई, उससे भी ये कहा जा सकता है कि वो कितना खुद को हेल्दी महसूस कर रहे हैं। लालू यादव आज सालों बाद अपनी जीप खुद ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में लालू यादव अपने आवास पर पुरानी जीप चलाते हुए दिखाई दिए हैं। लालू यादव ने इस अंदाज से एक बड़ा मैसेज दिया है अपनी हेल्थ को लेकर कि वो शारीरिक तौर पर पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि लालू यादव की हेल्थ कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, और वो इधर कम मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तबीयत पहले से बेहतर नहीं है क्या। लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब देती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो पटना से सामने आई है, जहां लालू यादव एक अलग अंदाज में अपनी पुरानी जीप चलाते हुए दिखे हैं, जिसे देखकर सब चौंक गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना ये वीडियो शेयर किया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी बेहद अहम खबर। यूपी में बीजेपी के खिलाफ नए मोर्चे की सुगबुगाहट होने लगी है। लखनऊ में अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद गठबंधन पर सहमति बनने का दावा किया। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी अखिलेश यादव के साथ काफी लंबी मुलाकात हुई है और एक दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अखिलेश से मुलाकात की बात की है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की भी खबर सामने आई। मुलाकातों के इन सिलसिलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव ने कभी ओवैसी के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया। तो राजभर का ये बयान और ओवैसी और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ संभावना बनने की गुंजाइश, इन तमाम कयासों के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो जितने भी क्षेत्रीय दल शामिल हो रहे हैं उसमें ना तो बहुजन समाज पार्टी है और ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जगह दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अखिलेश के सानिध्य में, यानी कि अखिलेश की उस अम्ब्रेला के नीचे जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ क्या बीजेपी के साथ टक्कर होगी। ओवैसी और अखिलेश एक हैं या कोई गठबंधन है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ओवैसी आपके साथ थे पहले, अभी भी हैं कि नहीं है? थे। हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़ें और वो हम लोगों के साथ रहें। जो लोग सपना है कि 100 सीट हमको मिल जाए, 80 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, तो अगर अखिलेश जी सबको सीटियाँ दे देंगे तो अखिलेश जी की पार्टी है वो क्या करेंगे। तो उनका भी कहना है कि भाई उतने सब लोग लड़ो, जितना आपके क्षमता है, जो आपके संगठन जितना है, जितना लोग आपके साथ हैं उतनी बात करो आप। तो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हमारा प्रयास हो रहा है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको, हम तो शिवपाल जी को भी समझाते हैं,
चंद्रशेखर जी को समझाते हैं, ओवैसी जी को समझाते हैं। हम जितने भी लोग हैं, आप देखें कि मैं बराबर सबसे मिलता रहता था, चंद्रशेखर जी से सबसे मिलता रहता। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग एक साथ हमें। और इधर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता असीम वकार ने निशाना साधा है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया कि राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं आप, और किससे बात चल रही है आपकी। पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं MIM का। असद साहब ने मुझे ऑथोराइज किया है बात करने के लिए। आपकी किससे बात चल रही है? उस आदमी का नाम बताइए हमारी पार्टी में जिससे आपकी बात चल रही है। तो असीम वकार तो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। इस बीच कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का ऐलान किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कृष्णा पटेल ने यह जानकारी दी और जल्द ही अखिलेश के साथ एक मंच पर दिखाई देने का दावा किया। उन्होंने गठबंधन के तहत अपना दल को 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। हम लोग की बहुत सी सीटों पे बातचीत हुई है, बहुत सी सीटों पे चल रही है। लगभग हम लोग 20 से 25 सीटें रहेंगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, RLD और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। कल जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियों में लगभग सीटों को लेकर गठबंधन तय है। सीटों पर अब तय होना है कि कितनी सीटें किसको मिलनी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं आज आप नेता संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में कॉमन एजेंडा पर चर्चा हुई। और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मुलाकात के दौरान बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई है। काफ़ी देर तक मुलाकात हुई है सर आपकी, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? देखिए, आज की मुलाकात में एक बात बहुत साफ तौर पे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जिसमें नौजवान और किसान को उसका हक नहीं मिला, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिली, मुकदमे और लाठी के दम पर सरकार को चलाने की कोशिश की गई। सीटों पर बातचीत हुई है कुछ, इस बाबत आपकी बातचीत हुई है अखिलेश यादव से? अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है और अगर इसको लेके कोई बातचीत होगी तो ज़रूर आपको जानकारी देंगे। आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 100 विधानसभाओं के प्रभारी आपने घोषित किया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि इस समय प्राथमिकता सबकी ये होनी चाहिए कि कैसे ये कुशासन हटे, तो उसको लेके बातचीत हुई है और हमने प्रभारी घोषित किए थे और ये बात बिल्कुल सही है। वो प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। पीएम के आवास पर यह मुलाकात होने की जानकारी। और इस बीच खबर यह कि निकाय चुनाव के संबंध में त्रिपुरा में जिस तरह की हिंसा हुई है, उस संबंध में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी टीएमसी पहुंची थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक से इनकार किया था। पीएम के आवास पर मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हैं। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन इस बीच उनके मुलाकात के लिए जो जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी से मिलने के लिए वो वहां प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंची हैं। और इस बीच हमारे साथ नीरज सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए, बंगाल से जुड़े कई अहम मसले हैं। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हाल के वक्त में बढ़ोतरी हुई थी और पश्चिम बंगाल और कई दूसरे राज्यों को ऐसा महसूस हो रहा था कि संघीय ढांचे में हस्तक्षेप है केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में को बढ़ाकर। तो उस मसले पे बंगाल का जो पक्ष है वो ममता बनर्जी रखेंगी। त्रिपुरा में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को भी, उस हिंसा के
को लेकर जो लगातार टीएमसी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता अपनी बात रखते रहे हैं, गृह मंत्री के पास भी रखे थे, अब प्रधानमंत्री के पास खुद पहुंची है टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो वो त्रिपुरा में हिंसा के मसले को भी रखेंगे और कुछ बकाया है बंगाल राज्य का केंद्र सरकार पे, उसकी भी मांग करेंगे कि उस बकाया राशि को दिया जाए। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं और जब 2 बड़े नेता खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जैसी शख्सियतें आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। और आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी की जीत के बाद ये दूसरी मुलाकात है। पिछली बार शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, कुछ बातें हुई थी, लेकिन ये जो मुलाकात है इसमें अहम मसलों पे चर्चा होगी दोनों नेताओं के बीच में। और इस मुलाकात के मायने इस संदर्भ में भी देखे जाने चाहिए कि जिस तरह से टीएमसी लगातार अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है, कल ही 3 नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं और ममता बनर्जी का आकर प्रधानमंत्री से मिलना, बंगाल की ही बात करना, त्रिपुरा की हिंसा की बात करना, ये दर्शाएगा कि ममता बनर्जी ने अपना जो विस्तार है पार्टी का वो न सिर्फ अब बंगाल में रखने का फैसला किया बल्कि दूसरे राज्यों में उन्होंने जाना तय किया है और उसके लिए तमाम कोशिशें जारी हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जाए। कानून वापस लेंगे, नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। और बिहार से शराबबंदी के संबंध में बेहद अहम खबर, क्योंकि सियासत वहां पर गर्म है। शराबबंदी कानून पर सियासत हर दिन गुजर जैसे रहा है वैसे बढ़ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस मुद्दे पर राज्य की सत्ता पर काबिज जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी भी आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बीच तकरार तब और बढ़ गई जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर दी, जिस पर जेडीयू की नेता सुहेली मेहता ने इशारों में बीजेपी विधायक को संभल कर रहने की बात कही, नहीं तो कार्रवाई होने तक की बात कह दी है। और ये बवाल तब हुआ है जब कुछ रोज पहले पटना के राजीव नगर इलाके में कुछ पुलिस वाले दुल्हन के कमरे में तलाशी के लिए पहुंच गए थे। तो हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि शराबबंदी पर तकरार अब बीजेपी और किस तरह से उसकी सहयोगी में हो रही है जेडीयू में, और इसके बाद ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे विवाद में अब किस तरह से जेडीयू के नेता बीजेपी के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तकरार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तकरार बढ़ने की वजह तब सामने आई जब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी को वापस लेने की मांग कर दी और उस पर जेडीयू की नेता सुहेली मेहता ने ये कह दिया कि बीजेपी विधायक संभल कर रहें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी। ये बहुत ही सुंदर कार्य है, शराबबंदी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के हित के लिए सोचा था, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, रखवाले ही चोर बने हुए हैं। और इस कारण इंजीनियर और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले, मेडिकल करने वाले छात्र नौजवान जेल के पीछे जा रहे हैं। बेचने वाला नहीं जा रहा है, माफिया नहीं जा रहा है। इसलिए जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जाए। मीडिया में आने के लिए कुछ ज़्यादा बोलने की आदत होती है, उसी में से ये विधायक जी हैं। इनको संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी शराबबंदी के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। अब इनकी शिकायत ये है कि डॉक्टर और इंजीनियर फंस रहे हैं। तो सवाल ये है कि शराब पिएंगे डॉक्टर इंजीनियर तो फंसेगा किसान तो नहीं। ये लग रहा है कि ये शराबबंदी के खिलाफ हैं और ये शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इनको भी ये संभल कर रखना होगा, कहीं इन पर न कार्रवाई हो जाए। बीजेपी के दिल की बात जुबान पर आ गई। शराबबंदी कानून फेल करने में यही लोग लगे हुए हैं। ये तो आज साबित हो गया। बीजेपी के माननीय विधायक ये बयान दे रहे हैं कि कृषि कानून बिल के तरह ही शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के बयान के बाद क्या कहेंगे? या तो कानून वापस लेंगे
नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। शराबबंदी को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में शराबबंदी एक पागलपन है और कुछ नहीं। पागल हो गया, ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है, बस ये असुरों वाला काम कर रहे हैं आप। ये भले एक बिहार जो है उपहास का पात्र बना हुआ है। इतने दिनों के शासन में आप पटना को साफ नहीं बना सके, कूड़ा उठाने का इंतजाम आप नहीं कर सके और ये दारूबंदी करने चले हैं भाई। और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर शिवानंद तिवारी ऐसा बयान देंगे तो वो किसी और को नहीं, लालू यादव को जलील करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और चरवाहा विद्यालय के लेक्चरर हैं। क्योंकि वाइस चांसलर तो लालू जी हैं, तो लालू जी को सलाह नहीं दिए कि सदस्यता फॉर्म में क्यों लिखे कि प्राथमिक सदस्य वह नहीं बन सकता क्रियाशील सदस्य जो मादक पदार्थों का सेवन करता है। तो लालू जी के ज्ञान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या माननीय शिवानंद तिवारी जी? शराबबंदी एक सामाजिक अभियान है और लालू जी को अगर जलील करना है तो आप राजनीतिक रूप से जलील करते रहिए, ये आपका है। और ये पूरा विवाद तब हुआ जब 21 नवंबर को पटना के राजीव नगर इलाके में एक शादी समारोह में कुछ पुलिस वाले पहुंच गए। पुलिस वालों को शादी में शराब परोसे जाने की खबर मिली थी, लिहाजा शराब की तलाश में पुलिस की एक टीम शादी समारोह पहुंच गई। लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस वाले दुल्हन तक के कमरे में पहुंच गए और तो और उस वक्त उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं दिखाई दी। घटना का पता चलते ही इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। इस मुद्दे पर सियासत बढ़ी तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। लड़की महिला छड़ी है, उसके रूम में चला गया, ये सब बिना महिला कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुंच गया। ये परहेज करना चाहिए चीज़ों से। तो शराबबंदी तो फेल हो गया। जो समाज के दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जो साथी हैं, उन लोगों का जीवन उन्नयन की चिंता नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि शराबबंदी को विफल बनाओ। और इसके लिए राजनीतिक अभियान अपरोक्ष रूप से शामिल थे अब तक, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो गया लालू जी। और इन सब के बीच खबर है कि बिहार में 26 नवंबर को सुबह 11 बजे सभी सरकारी अधिकारी शराब नहीं पीने और दूसरों को शराब नहीं पीने देने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेंगे। यही नहीं, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा, जिसमें वो ये लिखेंगे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और ना ही दूसरे को शराब पीने के लिए प्रेरित करूंगा। और इधर राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विवादास्पद बयान दिया है। झुंझुनू में कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि इस क्षेत्र की सड़कें हेमा मालिनी और कटरीना कैफ के गालों जैसी बनाई जाएंगी। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी ने पहली बार दौरा किया था। गुढ़ा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। सड़क बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि ये महिला विरोधी वाली सोच है। कि दुर्भाग्यपूर्ण
पुरुषवादी और महिला विरोधी सोच जिस तरीके से कांग्रेस का चरित्र बन चुका है, एक तरफ तो प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में 40% हिस्सेदारी की बात करती हैं, पर राजस्थान में इस तरीके की मानसिकता रखने वाले मंत्री पर क्या वो कार्रवाई करेगी? और अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि इस महिला विरोधी सोच को, इस महिलाओं को अपमानित करने वाली सोच को प्रियंका वाड्रा जी का पूरा समर्थन है। तो मैं आग्रह करूंगा कि यदि सही मायनों में आधी आबादी की बात प्रियंका वाड्रा करती हैं तो तुरंत इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए 40% महिलाओं की उम्मीदवारी और मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं कि कांग्रेस बात करती है, प्रियंका गांधी सपोर्ट करती है इस बात को, लेकिन राज्य मंत्री अगर इसका बयान देते हैं, इस पर कांग्रेस कैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है? क्या राय है उनकी? देखिए, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि स्टेट एक मिनिस्टर बयान दे रहा है, जबकि राजस्थान में महिला अपराध में नंबर 1 है, रेप केसेस में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है उसमें नंबर 1 है। इस बीच में मिनिस्टर ये बयान देते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से क्या मैसेज जाएगा। और हालांकि राजेंद्र सिंह गुड़ा पहले भी ऐसे बयानों के लिए जाने जाते रहे, लेकिन क्योंकि अभी वो जिस पद पर है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और मंत्री के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। और अभी पार्टी की ओर से ऑफिशियल कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं हम कि पार्टी की ओर से या मुख्यमंत्री इस पर बयान दे कि आखिर राजेंद्र सिंह गुड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई लेंगे या उनको पूछेंगे भी कि इस तरीके के स्टेटमेंट देने का मतलब क्या हुआ। और आप अंदाजा लगाइए कि वो वहाँ पर जिस सभा के अंदर बैठे थे, वहाँ कार्यक्रम में, वहाँ पर इंजीनियर को बुलाते हैं, चीफ इंजीनियर को बुलाकर ये कहते हैं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसी सड़क बननी चाहिए, कटरीना कैफ की गाल जैसी, हेमा मालिनी बूढ़ी हो चुकी है, तो ये अपना आप में काफी शर्मनाक है। जी भवानी, शुक्रिया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। बयान का विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की अगुवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करते नजर आए। और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह यह है कि 20 नवंबर को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर पर राम धुन के आयोजन में किसी भी कांग्रेसी के आने पर उनके घुटने तोड़ देने की बात कही थी। और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनके घर जाने की बात कही। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया। हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है। हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो उनको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं। उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं, जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। तोड़े थे, अब हलवा पूड़ी खिला रहे। मैं राम भक्त था, हूँ और रहूंगा, इन जैसा पाखंडी नहीं हूँ। और उधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा अपने घर पर सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ राम धुन करते दिखाई दिए। और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने राम धुन के आयोजन में सभी के आने और उनका स्वागत करने की बात कही। आप रामधुन क्यों कर रहे हैं? रामधुन परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा हुई है। परमात्मा का जो लगातार विरोध करते रहे, जो भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, बापू के राम को काल्पनिक बताते रहे, कोर्ट में हलफनामा देते रहे, जो राम सेतु जो रामेश्वरम में है उसको तोड़वाने के लिए जिनने षड्यंत्र रच दिया, जिनने अयोध्या का राम मंदिर का विरोध कर दिया, बाबरी ढांचा तोड़ने पर छाती पीटने लगे, आज वो मेरे किसी भी कारण से मेरे द्वार पर आकर रामधुन करेंगे तो रामेश्वर शर्मा उनका पुष्प मालाओं से स्वागत करेगा। जय जय श्री राम। दिग्विजय सिंह के स्वागत में ये सब कुछ। भैया, राम के भक्त के स्वागत में 70 साल जिस आदमी ने राम का विरोध किया हो,
अगर वो राम के शरण में आ रहा है तो मेरा राम तो यही बता गया, मेरा राम तो यही कह गया, मेरा राम तो यही हमको उपदेश दे गया कि लंकापति रावण भी अगर राम के शरण में आता तो राम उसको स्वीकार करते। ये तो दिग्विजय सिंह जी हैं। तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे आपने कुछ ऐसी बात कह दी थी इसलिए आपके घर आना जरूरी था। आपने क्या कह दिया था? मेरी ऐसी बात अगर बुरी लग गई और आपने रामधुन लग गई तो मैं तो आप धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मेरी भगवान भला करे, आपका कल्याण करे, मेरी बात बुरी लगती रहे और आप रामधुन करते रहो। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, क्योंकि उनके बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा के घर जाने की बात कही थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विधायक के घर के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक के घर आने का जो ऐलान किया है, तो देखिए किस कदर यहां पर रामेश्वर शर्मा के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये रामधुन लगातार रामेश्वर शर्मा के घर से ये आवाजें आ रही है रामधुन की। तो ये पूरी जो सुरक्षा की गई है वो जो दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह का जो काफिला है जो कि मिंटो हॉल से रामेश्वर शर्मा के घर पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और ये सारी व्यवस्था पुलिस ने दिग्विजय सिंह को रोकने के लिए की है। और अब बात बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के उस विवादास्पद बयान की जिसे लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आया था, कुछ करके गया। कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो। नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और उन पर राम नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगा दिया। और इस बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी के इस जूनियर इंजीनियर के घर पर छापेमारी की और अब तक 440 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। 40 लाख कैश बरामद करने के साथ ही घर में एक पानी के पाइप से 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद करने की जानकारी मिल रही है और कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के घर पर छापेमारी की है और अब तक 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया और घर में एक पानी के पाइप से 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ और कई और दूसरी जगहों पर छापेमारी जारी है। तो कर्नाटक में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के घर पर छापेमारी और 40 लाख से ज्यादा का कैश जब्त हुआ है। और ये देखिए वो पाइप भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है और अलग अलग हिस्सों में खंगाला जा रहा है कि कहां-कहां इस तरह की उगाही वाली रकम जो है वो हो सकती है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के घर पर यह छापेमारी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और 40 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और जानकारी ये है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, देखिए पाइप से निकलता हुआ रुपया भी दिख रहा है, नोट, और ये नोट कुछ हजारों में नहीं बल्कि इनकी जो संख्या है वो 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। यानी 10 लाख का कैश तो इस पाइप से ही बरामद किया गया है और कई दूसरी जगहों पर जो इस तरह की जगह हो सकती है उन्हें छापेमारी कर आगे बढ़ाया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। श्रीनगर से 3 आतंकियों को ढेर किए जाने की खबर सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी। श्रीनगर से यह खबर आ रही है जहां लगातार बीते दिनों इस तरह की मुठभेड़ चल रही है। श्रीनगर में 3 आतंकियों के ढेर होने पर रिफत जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या अपडेट इस बारे में? और देखिए, बिल्कुल 3 मिलिटेंट के मारे जाने का पुलिस ने दावा किया है। यह रामबाग का एरिया है, हालांकि मैं भी इस वक्त स्पॉट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि 3 मिलिटेंट मारे गए। शायद एम्बुश लगा हुआ था और मिलिटेंटों पे कड़ी नजर थी और बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। जी, और ये बताइए जरा जानकारी, कितनी देर पहले मुठभेड़ चल रही थी और क्या पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन थी इस मुठभेड़ के बारे में? लेकिन जैसा मैंने कहा कि शायद पुलिस ने एम्बुश लगाया था, पुलिस और सीआरपीएफ का बताया जा रहा है ज्वाइंट ऑपरेशन था। अभी बाकी डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं। मैं भी स्पॉट की तरफ इस वक्त जा रहा हूँ, स्पॉट पे पहुंच के बाकी डिटेल्स मालूम हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 3 मिलिटेंट मारे जाने का दावा किया। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए रिफत।